और जहाँ पर 1000 से ज़्यादा औरतों का ये सेक्स स्कैंडल है, वीडियो बना, उनका बलात्कार हुआ, आप उस नेता को आप देखेंगे तो एक भी डिबेट नहीं हुआ किसी भी मीडिया चैनल। लड़ रही थी आकाश आनंद जो उसके नेता थे, वो बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे, जिसके वजह से युवा और जो खास करके यहाँ के जो नागरिक थे वहाँ के यूपी के, वो सब उनके साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अचानक से आए बदलाव, अचानक से आए मायावती के बदलाव से, जो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर से, उनको प्रचार से, हर जगह से, उत्तराधिकारी से, सबसे उनको हटा दिया गया। यहाँ पर कांग्रेस का लीडर अपना नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया। वहाँ पे उसके बाद निर्दलीय लड़ने वाला कोई नहीं था, निर्दलीय नहीं था तो नोटा का तो बटन था। जो देश के जो समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, लगातार इस चुनाव में लोग बोल रहे हैं कि ये लोकतंत्र के ये आखिरी चुनाव है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव के बाद में वो हक छिना जाएगा, भारतीय संविधान चेंज हो जाएगा। लगातार लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो इस सारे समस्या आपको, इस सारे बातों को लेकर के हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोग समझाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी गोल्डन, मोहम्मद गजाली खान। अच्छा, अभी देखिए जो लगातार लोग सर बोल रहा है कि अभी भारतीय संविधान को चेंज करने के लिए 400 पार लाना जरूरी है, कैसे देख रहे हैं चीज को? नहीं देखिए, 400 पार तो एक जुमला निकला। वो पहले ही चरण में जब चुनाव हुआ उसी टाइम वो फेल हो गया। उसके बाद में आप किसी भी बीजेपी के नेता से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के मुंह से भी अब ये 400 पार का नारा आप नहीं सुनेंगे। जो पहले चरण में जो मतदान हुआ उसी टाइम वो 400 नारा का उसी टाइम फेल हो गया था। अब जो बच गया मुद्दा हो कि 400 पार क्यों चाहिए उनको, तो 400 पार इसलिए चाहिए कि वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के मुँह से तो अभी तक नहीं सुना गया, लेकिन उनके जो ज़्यादातर सांसद हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर भी प्रचार के लिए गए हैं, उन्होंने ये बात कहा है कि हमें 400 सीट दीजिए ताकि हम संविधान का संशोधन करेंगे, संविधान को बदलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, 400 पार का इस बार का नारा उनका इसी मुद्दे पर आकर रुकता है। दूसरी बात है कि 400 पार इस बार नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी ये बात जान चुके हैं कि हम 400 पार नहीं कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो उनको प्रचंड बहुमत मिला था, ये वहां तक भी क्रॉस नहीं करेंगे इस बार वहां से भी डाउन हो रहे हैं। अच्छा, बिहार में लमसम रूढ़ी जी बोल रहे हैं 40 के 40, तो सर बिहार में क्या हो सकता है, कितना आ सकता है? नहीं देखिए, बिहार का जहाँ तक है, बिहार में मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, शिवहर, ये जितनी भी सीटें हैं वो राजद गठबंधन जीत रहा है। और उसके बाद में छपरा भी जीत रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कहना कि ये 40 के 40 सीट इस बार बीजेपी को जाएगी, ये सरासर गलत है। ये बस हवा है जो लोगों को बताया जा रहा है, ऐसा जमीन पे धरातल में इस बार नहीं है। आप गांव में कहीं भी चले जाइए, जो 2019 में हालत था, जो 2019 में नरेंद्र मोदी था, इस बार किसी के जुबान पर भी ये नरेंद्र मोदी नहीं दिखेगा। तो आप यहीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बराबरी पे चल रहा है, एक तरफा नहीं जाएगा। अच्छा, यूपी में जो कहने के जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, प्लस में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वहाँ पर सीट है, तो क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश हो करके जाता है, तो यूपी में भी क्या होने वाला है? देखिए, यूपी का जहाँ तक मुद्दा है, यूपी में पिछले बार सपा और बसपा गठबंधन था, जिसके वजह से वहाँ पे 15 सीटें आई थी इन लोगों की। बाकी सीटों पर बीजेपी ने कुल 65 सीटें लगभग बीजेपी ने जीती थी वहाँ पे। तो उस हिसाब से 2019 का चुनाव बहुत टफ था, और 2019 के चुनाव में टफ होने की वजह से 65 सीटें ही आई, पूरा 80 पर वो लोग जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार चुनाव मुद्दे पे आ गई है, महंगाई पे आ गई है, बेरोजगारी पे आ गई है, और बहुत सारे जो युवा लड़के हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब त्राहिमाम हो गया है। पिछले 10 साल से सरकार है, अगर 5 साल से रहती तो एक टर्म और इसको देखने की लोग कोशिश करते, लेकिन 10 साल में जब आप कुछ नहीं किए तो आपका कोई ये नहीं है कि आप अगली बार भी कुछ कर पाएंगे। तो इसके वजह से जो इस बार का चुनाव है वो बहुत टफ हो गया है। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में जो राजपूत वोट है वो भी बहुत ज़्यादा खिसका हुआ है। वो इसलिए खिसका हुआ है कि गुजरात में जो एक नेता थे रूपाली करके, जो नाम तो मेरे को याद नहीं है, उन्होंने कुछ अपशब्द कहा था जो क्षत्रियों के फैमिली के लिए, उनकी औरतों के लिए, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारा इसके
आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो संभल, इटावा, मैनपुरी, ये सब जितनी भी सीटें हैं वो सब सीटें ये लोग हार रहे हैं, और इसका सारा नुकसान बीजेपी को ही जा रहा है। क्योंकि अगर पिछले बार में पिछले बार इन्होंने अगर 65 सीट यूपी में निकाला है, तो इस बार अगर ये लोग 40 भी निकालते हैं तो 25 का तो नुकसान इनको ऑलरेडी वहीं से हो रहा है। अच्छा, मनिकपुर जैसे राज्य को सब कुछ जान रहा है कि मनिकपुर के अंदर में किस प्रकार से नंगा महिला को घुमाया गया, परेड कराया गया, तो वहाँ के सर माहौल क्या है अभी? देखिए, मणिपुर का जो मुद्दा है वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। उस मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए कि मणिपुर में एक ऐसा राज्य है जो लगभग पिछले 7-8 महीने से दंगा में जल रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ की जो मीडिया है, यहाँ की जो संस्था है, उस चीज़ को दिखाना नहीं चाह रही है। अगर उस चीज़ को दिखाने लगे तो भी वहाँ का कुछ सरकार का नज़र पड़े और सरकार उस पर कुछ एक्शन ले। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है तो मुद्दा वही दिखाया जाता है जो बीजेपी को भाए। मीडिया जो वही मुद्दा दिखाती है जो बीजेपी को भाता है। अब जैसे आप देख लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले 10 या 15 दिन पहले कर्नाटक के कोई एक प्रधानमंत्री थे, जो पहले उनके लड़के का जो सेक्स सीडी वायरल हुआ था, आप देख लीजिए कि उनका न्यूज कहाँ चला। किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर आप नहीं देखेंगे कि उनका न्यूज का डिबेट हुआ। लेकिन परसों स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी की पार्टी की राज्यसभा सांसद है, और वो गई अरविंद केजरीवाल के घर पे, वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में तो अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इतना है कि हाँ, कि उस मुद्दे को आज देखिए, आप जितने भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो सब चला रहे हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ हाथापाई या थप्पड़ का जहाँ तक बात है। और जहाँ पर 1000 से ज़्यादा औरतों का ये सेक्स स्कैंडल है, वीडियो बना, उनका बलात्कार हुआ, आप उस नेता को आप देखेंगे तो एक भी डिबेट नहीं हुआ किसी भी मीडिया चैनल पर। तो इस तरह से देश को 2 भागों में नहीं बांटा जाना चाहिए कि जो आपको मुद्दा चाहिए आप उसी पे डिबेट कराए, जो नहीं चाहिए उस पर डिबेट नहीं कराए। क्यों? वहाँ की जो 1000 से ज़्यादा महिलाएं थी, उन महिलाओं का हिंदुस्तान के लोगों पर फौजी की औरत को जिस प्रकार से परेड कराया गया, ये बहुत दुखद घटना है। यहीं पे देखिए, बीजेपी के लोग बोला है कि अब की बार पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो जिसको लोग वेस्ट बंगाल बोलता है, वहाँ भी अपना सरकार बोल रहा है कि वहाँ के पूरा हम निकाल रहे हैं, सीट निकाल रहे हैं। क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, पिछली बार 2019 के इलेक्शन में वहाँ पर 18 सीट बीजेपी जीती थी, ये फैक्ट है। तो उस बार देशभक्ति और नरेंद्र मोदी दोनों छाए हुए थे उस इलेक्शन में, क्योंकि पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसके बाद में सबके खून रगों में देशभक्ति दौड़ रहा था कि हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी को वोट देंगे ताकि नरेंद्र मोदी आगे चल के उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने किसी को कोई सबक नहीं सिखाया। ना वो पुलवामा का वो बदला ले पाए, ना वो पुलवामा के बारे में कहाँ से RDX आया उसका भी जानकारी किसी को नहीं मिला। 300 किलो 400 किलो RDX कहाँ से आ जा रहा है इसकी जानकारी PM को नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान इस देश का है कि देश के PM को ये बात मालूम नहीं चला आज तक कि वो 400 किलो RDX आया कहाँ से। और इसके चक्कर में जब उस वक्त चुनाव हुआ तो उस टाइम में जो बीजेपी थी वो अच्छे बहुमत से जीती थी, उसमें 18 सीट बंगाल में भी मिला था। लेकिन इस बार 10 से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और राजस्थान देखिए, राजस्थान तो क्लीन स्वीप था पिछले बार, 25 या 26 जो भी सीट है वो सारी की सारी सीटें जीती थी। लेकिन इस बार 6 से 7 सीट कांग्रेस वहाँ से निकालेगी। बचे जो कुछ भी सीटें हैं, यानी 20 से कम राजस्थान में भी बीजेपी इस बार है। फिर वहाँ का भी प्रेजेंट के सांसद है वहाँ के BSP से रामजी गौतम जी, तो भी लोग लगातार लोग दावा ठोक रहे हैं कि हम भी यहाँ पर अच्छा सीट निकाल सकते हैं। जी, BSP का जहाँ तक देखिए, BSP बहुत अच्छे तरीके से इस बार चुनाव लड़ रही थी। आकाश आनंद जो उसके नेता थे वो बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे, जिसके वजह से युवा और जो खास करके यहाँ के जो नागरिक थे वहाँ के यूपी के, वो सब उनके साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अचानक से आए बदलाव, अचानक से आए मायावती के बदलाव से, जो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर से, उनको प्रचार से, हर जगह से, उत्तराधिकारी से, सबसे उनको हटा दिया गया। यानी एक तरह से ये चाल थी जो बीजेपी ने चला था कि अगर आप उनको नहीं हटाएंगे, नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसके सादा नुकसान बीजेपी को हो रहा था इस चीज से। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के कि BSP ने एक सेफ गोल किया है बीजेपी की तरफ, कि उनका जो सबसे बढ़िया जो लीडर था, जो कुछ 2-4 हज़ार 10,000 लाख वोटों को अपने तरफ खींच सकता था, उसको उसने घर पे बैठा दिया है। यानी सेफ गोल दे दिया है बीजेपी को कि आप जाओ, खेलो और जीत जाओ। अब देखना यहाँ तक है कि उसका फायदा कांग्रेस और सपा की जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो कितने हद तक वहाँ ले सकती है। मतलब उसको चखा सकते थे आकाश आनंद, लेकिन एकाएक ऐसा बदलाव हुआ है कि एकदम रुख बदल गया। लेकिन देखिए सर, कहीं कि भारत के अंदर में ऐसे राज है जहाँ पर लगातार बीजेपी दावा ठोक रही है कि हमारे से इतना सीटें निकल रहे हैं, लेकिन क्या अभी पूरा देश का राजनीतिक आप देख रहे हैं, क्या माहौल है पूरा देश में? देखिए, जहाँ तक आप किसी भी स्टेट में चले जाइए,
दिल्ली चले जाइए, यूपी चले जाइए, बिहार आ जाइए, या झारखंड चले जाइए, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, जितने भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि पिछले बार की तरह इस बार उनका चुनाव नहीं हो रहा है। यानी इस बार उतनी सीटें उनको कभी नहीं आएगी, हर जगह से उनको नुकसान है। तो जब नुकसान आया है, तो जब पहली बार आप जीत करके भी 400 नहीं पार किए, तो इस बार नुकसान में आप कैसे 400 पास कर लेंगे? ये दावा एक जो लहर था, वो लहर में तो हाँ, एक जो लहर था, उस लहर में जब आप 400 पार नहीं कर पाए, तो अब जब आप लहर आपके विरुद्ध चल रहा है, तो आप 400 पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये क्या लगता है संविधान को लोग चेंज, मतलब संविधान के ऊपर लोग लगातार अटैक कर रहा है, क्या लगता है संविधान लोग चेंज कर पाएगा? देखिए, संविधान की जहाँ तक बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। संविधान का चेंज करने का जो निर्णय है, वो तो हम किसी के माइंड में क्या चल रहा है उसको तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो आपको जो ट्रेलर दिखाया गया है, जैसे इंदौर में निर्विरोध वहाँ का सांसद जीत रहा है, सूरत में निर्विरोध वहाँ का सांसद जीत रहा है, कैसे जीत रहा है निर्विरोध सांसद? अगर मान के चलिए कि वहाँ पर कांग्रेस का लीडर अपना नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया, वहाँ पे उसके बाद निर्दलीय लड़ने वाला कोई नहीं था, निर्दलीय नहीं था, तो नोटा का तो बटन था, हमारा अधिकार हमसे छीन लिया गया। सूरत के लोगों का अधिकार, वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। यानी आप खुद जब निर्विरोध जीत गए, तो वहाँ पे तो इलेक्शन होगा नहीं, तो आपका तो अधिकार वहाँ से वोट देने का छीन लिया गया। तो जब छीन लिया गया, तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि हम आप ये सत्ता चाहिए, चाहे हमको ये गठबंधन चाहिए? यहीं पे देखिए ना, जहाँ से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नॉमिनेशन कराए हैं, वहाँ से 27 लोगों को नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। जी देखिए, वहाँ पे बात ऐसी है कि 27 लोगों का नॉमिनेशन रद्द किया गया है, लेकिन 14 लोग अभी भी लड़ाई में है। तो 27 लोग में हो सकता है कि जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ होगा, उन्हीं को रद्द किया गया। जैसे एक श्याम रंगीला करके एक यूट्यूबर है, उसका भी नॉमिनेशन अभी रद्द हुआ है। तो मैंने जहाँ तक न्यूज़ में पढ़ा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात का, न्यूज़ में पढ़ा है कि उसने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा था। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक भी लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। इस पर आपका भी ध्यान इसमें तो लगातार लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की इसमें एकदम चाल है। नहीं, देखिए, अगर बीजेपी कहीं पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का अगर नॉमिनेशन रद्द करवाती है, तब बीजेपी का चाल है। बीजेपी के चाल नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने श्याम रंगीला और आप हम जैसे जो लोग जा करके खड़े हो जाएं या बोले कि उन्होंने डर के हमको नॉमिनेशन रद्द करा दिया, तो ये गलत बात है, ये झूठ बात है। इससे लोग फेमस होना, यहाँ पर लोग बोल रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि ईवीएम में उतना तो जगह है नहीं, अब इधर 14 को इधर 27 को उधर, काफी संख्या हो जाता है। जी जी। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर उतना ज्यादा नॉमिनेशन होता तो वहाँ पर पेपर से कराना पड़ता। जी, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है। कब? जब दो ईवीएम के बाद में भी जरूरत पड़ जाए ईवीएम को रखना, तो 2 से ज्यादा, मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि हिंदुस्तान की जनता नियम में, कानून में ऐसा नहीं है कि 2 से ज्यादा ईवीएम को लगाया जा सके। तो जब 2 से ज्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो हो सकता है कि इसी कारण बहुत सारे लोग नॉमिनेशन कराए हों वहाँ पे, लेकिन नॉमिनेशन कराने का मतलब ये नहीं है कि हम जाएं और फॉर्म पे साइन कर दिए और पैसा जमा कर दिए तो हमारा नॉमिनेशन हो गया। हमें वो सारी जानकारियां करेक्ट देनी होती है जो वहाँ पे मेंशन किया होता है। अगर वो सारी जानकारियां हम सही देंगे, तो जरूरी है कि मेरा नॉमिनेशन कभी रद्द नहीं होगा। तो ये सर से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है सर, आप लोग की तरफ जो बिहार के जो समस्या है, देश में जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, तरह तरह की समस्या है, तो हम सारे समस्याओं पर भी बात विचार किए। अब पूरा अभी प्रधानमंत्री का चेहरा क्या है, सारे मुद्दों पर बात विचार किए। पूरा बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।